नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और आज का हमारा मुद्दा है चिट्ठी में पीएम आवास, चुनावी प्रयास या विकास। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी गरीब के सिर पर छत देने की सबसे बड़ी सरकारी योजना, लेकिन छत्तीसगढ़ में अब यह योजना विकास से ज्यादा राजनीति का विषय बन गई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखा। इसमें 10 लाख पीएम आवास पूरे होने की उपलब्धि गिनाई गई और इसी पत्र में कांग्रेस सरकार, टीएस सिंहदेव के इस्तीफे और पुराने विवादों का भी जिक्र हुआ। अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ विकास का रिपोर्ट कार्ड था या फिर चुनावी राजनीति का एक नया दस्तावेज। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। एक चिट्ठी और उसके बाद शुरू हो गई सियासत। जी हाँ, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति का ब्यौरा दिया। पत्र में दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। रोजाना 1600 से ज्यादा आवास पूरे होने और 2.5 साल में 10 लाख घर बनाकर सौंपने का उल्लेख किया गया। सरकार इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन चर्चा सिर्फ आंकड़ों की नहीं, चर्चा उस राजनीतिक संदेश की भी है जो इस पत्र के जरिए दिया गया है। दरअसल इस पत्र में सिर्फ उपलब्धियां नहीं हैं, इसमें अतीत की राजनीति का भी जिक्र है। पत्र में याद दिलाया गया कि कांग्रेस सरकार के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर विवाद हुआ था और उसी विवाद के बीच तत्कालीन मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया था। मतलब सरकार वर्तमान की उपलब्धि गिनाते गिनाते विपक्ष के पुराने घाव भी कुरेद रही है। टीएस सिंहदेव ने भी माना कि उस समय आवास निर्माण अपेक्षित गति से नहीं हो पा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगा दिए कि सरकार विकास के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण मुझे याद कर रहे हैं, तो उसके लिए उनका शुक्रिया जरूर है। बाकी जहां तक उन्हें पत्र में लिखा, ये सही है कि उस समय प्रधानमंत्री आवास नहीं बन पा रहे थे और क्योंकि मैं विभाग का मंत्री था, मुझे ऐसा लगा कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ एक आवश्यक काम, तो मुझे पीछे हो जाना चाहिए। भूपेश जी को मैंने वो कहा था, उन्होंने स्वीकार किया। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में कोई सामंजस्य नहीं है और जिस तरह से आवास को लेकर उन्होंने पत्र जारी किया है वो सरासर पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अभी भी गांव में कई प्रधानमंत्री आवास फर्स्ट किस्त मिला, सेकंड किस्त अभी तक मिला ही नहीं है और हितग्राही दर दर भटकने को मजबूर है, क्योंकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार का कोई योजनाएं चली नहीं रही है। तो इस तरह से चिट्ठी लिखकर सिर्फ झूठ बोलकर राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं। पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति का इतिहास भी लंबा रहा है। राज्यांश के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने रही। बीजेपी ने मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन चलाया, फिर सत्ता में आने के बाद उसी मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। साथ ही कांग्रेस के आरोपों पर सरकार ने कह दिया कि जिन 18 लाख परिवारों को सालों तक आवास नहीं मिला, उन्हें अब छत देने का काम किया जा रहा है। याद इसलिए भी आएगी टीएस सिंहदेव जी की, उनकी सरकार ने 18 लाख लोगों के साथ अन्याय किया था। 18 लाख लोगों को उनके पक्का मकान से वंचित किया था, इसलिए याद आएगी। और इन 2-2.5 साल से कम के समय में हमारी सरकार बनने के बाद हमने 10,60,000 आवास पूरे कर दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य गरीब को घर देना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये योजना अब राजनीतिक विमर्श का भी बड़ा विषय बन चुकी है। सवाल सिर्फ 10 लाख घर बनने का नहीं है, सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री को लिखी गई ये चिट्ठी प्रशासनिक रिपोर्ट है, राजनीतिक संदेश है या फिर आने वाले चुनावों की रणनीतिक भूमिका। फिलहाल छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर मकान से ज्यादा चर्चा उस चिट्ठी की हो रही है, जिसमें विकास के आंकड़ों के साथ सियासत के संकेत भी लिखे हैं। शिखर दिमांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो पीएम आवास को लेकर जो चिट्ठी लिखी गई है उसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं और राजनीति भी जमकर हो रही है, लेकिन इस बीच बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि सीएम को लिखी चिट्ठी रिपोर्ट कार्ड है या चुनावी नैरेटिव तैयार करने की कोशिश। सवाल तो यह भी है कि अगर मकसद उपलब्धियां बताना था
तो टीएस बाबा के इस्तीफे का जिक्र इस चिट्ठी में क्यों किया गया? और सवाल यह भी है कि क्या पीएम आवास गरीबों के घर से ज्यादा राजनीतिक श्रेय की लड़ाई बन गया है? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। गौरीशंकर जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीवास्तव जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश चंद्र होता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। होता जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। होता जी, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को अगर डिप्टी सीएम पत्र लिखते हैं और उसमें एक ब्यौरा दिया जाता है कि इतने लाख आवास बन गए हैं, इतनों पर काम चल रहा है, यानी एक एनालिसिस, एक डेटा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, लेकिन इस पत्र में जब आप विपक्ष की जो लापरवाहियां हैं या ये कहें जो गलतियां हैं उन्हें गिनाते हैं, तो फिर ये एक नया रूप ले लेता है। इस पत्र को आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक विकास का रिपोर्ट कार्ड था या फिर राजनीतिक चार्जशीट थी? मैं तो कहूंगा कि इस लेटर को और बेहतर ढंग से ड्राफ्टिंग किया जा सकता था शुभांगी जी, क्योंकि ये थोड़ा लूजली रिटर्न, अंग्रेजी में मैं कहूं तो लूजली रिटर्न लेटर था। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, आप अगर कहते हैं आप अपना ही पीठ थपथपाना चाहते हैं, बेहतर काम किए हैं, तो आप उसी हिसाब से स्टार्ट करते और उस पे कहते कि भाई पिछले सरकार ने ये नहीं कर पाया। उनकी और उनके मुख्यमंत्री की दोनों की आपसी तालमेल इतनी खराब थी कि वो जो चूक हो गया, जो वो कर नहीं पाए टीएस सिंहदेव, वो इस सरकार में एक उप मुख्यमंत्री यही चिट्ठी लिख रहे हैं, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं हमारी सामंजस्य इतनी अच्छी है कि हम इतने सक्सेस मिला है। थोड़ा लूजली रिटर्न था, वो शायद इसको पॉलिटिकल टोन दें कि विकास का टोन दें, इसी कंफ्यूजन में लेटर को थोड़ा टोन डाउन किया गया। एक बात और शुभांगी जी मैं कहूंगा, चिट्ठी अच्छी बात है। एक बात पे मैं थोड़ा अजीब लगा मुझे, माननीय हमारे विजय शर्मा जी बड़े जागरूक हैं, लेकिन जो लेटर हेड है यूज कर रहे हैं वो पुराने लेटर हेड क्यों यूज कर रहे हैं? वहां C2 सिविल लाइन उनका निवास स्थान है, अब वो पुलिस कमिश्नरेट हो गया है, वो मकान वो छोड़ चुके हैं, तो वो अपना जो स्टेशनरी है उसको भी उसी हिसाब से बदलना चाहिए। ये कभी भी गृह मंत्री का काम नहीं है, ये उनका स्टाफ का काम है। जब हम अच्छाई की देख रहे हैं, हम रोज 2000 मकान बनाने की बात देख रहे हैं, ये छोटी बातों को भी देख लेना चाहिए जो उनके स्टाफ की काम थी, और स्टाफ को ये ताकीद कर देना चाहिए। मैं उनको नजरों पे भी लाना चाहता हूं। रही बात, छत्तीसगढ़ में लगभग 47 लाख परिवार वासीन है जिनके पास मकान नहीं है, छत नहीं है। तो निश्चित रूप से पिछले सरकार में यह बात उठी थी कि पैसा दे या ना दे, 18 लाख लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाया था, और यही एक राजनीतिक मुद्दा बना। और प्रधानमंत्री ने ही अनाउंस किए थे, अमित शाह भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम सरकार बनाएंगे तो सबसे पहले यही काम करेंगे। और ये अच्छी बात है, अगर ये सरकार रोज 2000 मकान बना रही है, अगर ये सरकार 18 लाख लोगों को मकान देने के बाद अब 2.0 पे अगर जा रही है, सेकंड राउंड पे अब मकान देने की बात कर रही है, इससे बेहतर प्रदेश के लिए और क्या हो सकता लेकिन है? इन्हीं सब घटनाक्रम के बीच में टीएस बाबा की बात जिस तरह से मैंने सुनी है होता जी, और अब मैं चाहूंगी गौरीशंकर जी इसका जवाब दें। लगातार टीएस बाबा ये कह रहे हैं, इससे पहले भूपेश बघेल का भी एक बयान सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरे बारे में दिन रात सोचती है बीजेपी, मेरे सपने आते हैं भारतीय जनता पार्टी को। और अब टीएस बाबा कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों मेरे लिए इतनी सहानुभूति क्यों है भारतीय जनता पार्टी को। टीएस बाबा का जिक्र जो जिस घटनाक्रम को लेकर किया गया, उन्होंने उस बात को माना भी कि जिस तरह के हालात उस दौरान बने थे, उसको देखते हुए मैं अपनी जिम्मेदारी चूंकि पूरी नहीं कर पा रहा था, मैंने इस्तीफे की बात कही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लेटर में अगर टीएस बाबा का जिक्र होगा तो हम इसे किस तरह से माना जाए? होता जी ने तो बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, पत्र में लेटर हेड पर भी उन्होंने अपनी बात रख दी। गौरीशंकर जी इस पर क्या कहेंगे? कांच पे जब पारा चढ़ा दो तो आईना बन जाता है, और वही आईना जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिखा दो तो उनका पारा चढ़ जाता है। यही सबसे बड़ा अंतर है। देखिए, छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़ियों को मूलभूत अधिकार था कि शिक्षा का अधिकार मिले, स्वास्थ्य का अधिकार मिले, इंफ्रा का अधिकार मिले, और सबसे महत्वपूर्ण बात आवास का अधिकार मिले।
शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल अचीवमेंट के सर्वे में हम 37वें नंबर 36वें नंबर पे पहुंच गए थे। ड्रॉप आउट का रेशियो 10% से भी ज्यादा पार हो चुका था। स्वास्थ्य का आलम यह था कि यूनिसेफ का आंकड़ा है 25,000 से ज्यादा आदिवासी क्षेत्र में बच्चों की मौत हो गई थी पोषण आहार के अभाव में। ये हमारा आंकड़ा नहीं, आरोप नहीं, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी का आंकड़ा है। और आवास की बात तो सर्वविदित था, जिस बात को माननीय सम्मानित पत्रकार जी ने कहा, यह बात स्पष्ट है कि आवास को लेकर एक बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा था। टीएस सिंहदेव जी का इस्तीफा हुआ। विजय शर्मा जी विभाग के मंत्री हैं। हर विभाग का मंत्री अपने कार्य की प्रगति को लेकर, अपने विभागीय कार्यों का ब्यौरा लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखते और बताते हैं ये कार्य हुआ है। ये बताना कोई गलत बात नहीं है, वही विजय शर्मा जी ने किया है। और इस बात का जिक्र भी किया है कि पूर्व की सरकार में ये नहीं हुआ था, ये कांग्रेस पार्टी के समय भी होता था। उनके ही मंत्री बताते थे ये काम नहीं हुआ, हमने किया है, इसके लिए इतनी राशि का इसमें बजट में प्रावधान था, ये इसकी प्रगति है, ये कार्य शेष है, इसमें गलत क्या है? इसको राजनीति के चश्मे से ना देखकर पारा चढ़ाने से नहीं होगा। आपने जो पाप किया, प्रदेश के छत्तीसगढ़ियों को आवास से वंचित किया है, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है साहब। इसका जवाबदेही तय होगा और जवाबदेही आपको तय करना पड़ेगा कि किसके कारण इस प्रकार की स्थिति हुई। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को मैचिंग ग्रांट नहीं दिया, क्या ऐसा राजनीतिक प्रचार हो गया? एक डिप्टी सीएम, एक सीएम से, ये बड़ा विषय है। गौरीशंकर जी, लगातार ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि ये तो राजनीतिक प्रचार हो गया, कमरे में बैठकर भी बात हो सकती थी। पत्र को पब्लिक डोमेन में लाना, यानी आप जतलाना चाह रहे हैं कि आपने किस तरह से काम किया है। एक डिप्टी सीएम से कमरे में भी मिलकर बात कर सकता है, पक्ष रख सकता है, या आंकड़े बता सकता है कि अब तक हमने ये किया। ये भाई सरकारी काम तो आंकड़ों में, पेपर में ही होता है। कांग्रेस पार्टी के समय हो सकता है मौखिक होता हो। हर विभाग का मंत्री सीएम को पत्र लिखकर, समीक्षा के तौर पे पत्र लिखकर सारी चीजों को बताता है। इतना हमारे पास बजट था, इतना हमारा कार्य प्रारंभ हुआ है, इतना शेष है, इसमें गलत कुछ नहीं है। टीएस सिंहदेव जी का नाम उसमें आ गया तो पारा चढ़ रहा है। अरे निश्चित तौर पर आना चाहिए, गलत क्या है इसमें? जो पाप किया उससे बच जाएंगे, उसे पर्दा डाला जाएगा क्या? आपने छत्तीसगढ़ियों को उनके अधिकार से वंचित किया है और आज तक इस बात को स्वीकार नहीं करते भूपेश बघेल जी और कांग्रेस पार्टी के नेता। अमित श्रीवास्तव जी से पूछ लेती हूं, को बेघर किया, उनके आवाज से वंचित किया, ये तो जवाबदेही तय होगी ना भाई। समय समय पे इसका बात उठेगा। ये पीछा नहीं छोड़ने वाला नहीं है सवाल। चलिए श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए इसका, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए गौरीशंकर जी आईना, पारा, पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, तो मैं वही पे उठाता हूँ। देखिए गौरीशंकर जी, जब भी आईना उठाया करो, पहले खुद देखा करो, फिर कांग्रेसियों को दिखाया करो। देखिए सबसे बड़ी बात है गौरीशंकर जी, अगर एक डिप्टी सीएम को पत्र लिखकर ये बताना पड़े कि मैंने कितने मकान बनाए हैं, तो सरकार कौन चला रहा है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। क्या सीएम साहब को यही नहीं पता अपनी सरकार में क्या हो रहा है? दूसरा, बहुत आप अभी जैसे शुभांगी जी ने कहा, अरे आप समीक्षा बैठक कर लेते, सीएम साहब को आप अकेले में बता देते आप, लेकिन अगर आप उसको उद्देश्य आपका प्रचार है तो आप उस पत्र को सार्वजनिक कर दिया आपने, और आपका उद्देश्य क्या था कि आप उसको मीडिया में दे दिए। मतलब आप समझिए शुभांगी जी, जो मैं कहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल कंफ्यूजन की सरकार है। जनता अभी तक खुद नहीं समझ पाई है, इवन गौरीशंकर जी भी नहीं समझ पाए कि सरकार चला कौन रहा है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार में डबल कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि डबल इंजन की सरकार में जो डब्बे हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, और एक डब्बा दूसरे डब्बे को पत्र लिखकर बता रहे हैं कि हमने कितने मकान बनाए। मतलब आप समझिए स्थिति कितनी समस्या विकराल है कि एक डिप्टी सीएम अपने सीएम को बता रहे कि हमने क्या किया है। दूसरा महत्वपूर्ण बात कि जनता को मकान चाहिए। गौरीशंकर जी, आप इधर उधर की बात मत करिए, हम उद्देश्य कर देंगे, पीछा छोड़ देंगे। अरे पत्राचार बाद में करिएगा, जनता को मकान दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, मंत्री जी को अपना ही रिपोर्ट कार्ड सीएम साहब को पत्राचार करके देना पड़ रहा है क्या? ये स्थिति है वही है। मतलब क्या मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और सीएम दोनों में संवाद की कमी है कि आपको पत्राचार करना पड़ रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है? यहाँ एक सवाल जो गौरीशंकर जी कह रहे हैं कि टीएस बाबा का नाम लेते ही आप लोग को उफ क्यों हो जाता है? अगर टीएस सिंहदेव का नाम उस दौरान जो घटनाक्रम हुआ उसका जिक्र बीजेपी ने अपने पत्र में कर दिया, तो इस पर कांग्रेस को क्या सिर्फ इसी बात पर आपत्ति है या पीएम आवास पर भी आपत्ति है? देखिए पीएम आवास पर बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो ये सिर्फ कहते हैं ना कि तुम्हारे गांव का मौसम गुलाबी है, वो तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी है। पत्राचार छोड़िए खेलना, लोगों को आवाज दीजिए, आज ये करना वो करना। और रही आप बात आपने कही शुभांगी जी, मैं बाबा साहब का जो आपने कहा,
हम तो यही कह रहे हैं कि सार्वजनिक कर, राजनीति कर, प्रचार करना इनका उद्देश्य था। जनता के मूलभूत सुविधाओं से कोई मतलब नहीं है, आप समझ लीजिए इस बात को। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि सरकार के अंदर स्थिति बहुत गंभीर है, क्योंकि समन्वय पर गंभीर सवाल है, समन्वय पर गंभीर अभाव है। और अगर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम को पत्राचार करना पड़े तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, और जनता भुगत रही है। लेकिन इनके प्रवक्ताओं को रटा रटा है, अब दे देते हैं कि जाके पढ़ दीजिए, कांग्रेस का आरोप लगा दीजिए, बाबा साहब पे आरोप लगा दीजिए। अरे हमने क्या किया वो छोड़िए, आप आज क्या कर रहे हैं, जनता ने आपको बताया है, आप उससे बताइए कि कब कितना मकान जनता को हैंड ओवर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पत्राचार आपने बहुत खेल लिया। चलिए गौरी शंकर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, फिर मैं होता साहब के पास जाऊंगी। देखिए भाई, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, सारी चीजें प्रमाणित है। और आपने जवाब नहीं दिया कि आप क्यों नहीं बना पाए, क्यों छत्तीसगढ़ियों को 5 साल उसके अधिकार से वंचित रखे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार थी। आपने कहा मकान बनाइए, मकान बनाइए। अमित जी जरा कागज पर ले लीजिए, और हो सकता है कि जाकर जरा फील्ड में तस्दीक कर लीजिए कि 2.5 साल में 10,60,000 हमने मकान बनाया है। और ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है 25-26 में 6 लाख से ज़्यादा हमने मकान बनाया, मतलब औसतन लगभग 1600 से ज़्यादा मकान हम बना रहे हैं। ये किसी भी राज्य का सबसे बड़ा आंकड़ा है भारत देश का। इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं मकान दीजिए, मकान दीजिए, मकान दे रहे हैं, कांग्रेसियों को भी दे रहे हैं, उसमें भेदभाव नहीं कर रहे थे, आप लोग करते थे। ये स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया। मोदी जी की गारंटी का ये प्रथम हमारा बिंदु था, इसको 100% क्रियान्वयन करने में सफल हुए। आपके जैसे भागने वाले लोग नहीं थे हम भागने वाला, हमारा कोई मंत्री नहीं भागा 2.5 साल में, कोई मंत्री नहीं भागा। टी.एस. सिंहदेव जी दिल्ली दरबार के 10 चक्कर लगाते रहे, अपनी जिम्मेदारी छोड़ते रहे, कुर्सी की दौड़ लगाते रहे, कुर्सी का लोलुपता था उनको, प्रदेश की जनता को छोड़ दिया और बाद में इस्तीफा दे दिया। उसका समाधान क्या हुआ? अरे मंत्री पद से इस्तीफा देना था उनको, एक विभाग छोड़ के क्या हुआ? उंगली कटाकर शहीद बनने का नाटक क्या चल रहा था वहां 2.5 साल में? ये आप मत बताइए अमित जी, आपकी जिम्मेदारी थी, जनता ने आपको सबसे बड़ा बहुमत दिया था अभी तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास का। जिम्मेदारी नहीं उठाए हैं, टी.एस. सिंहदेव जी का नाम आ रहा है। मुझे लगता है कि पीएम आवास का जो ये आंकड़ा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से बढ़ चढ़कर इसलिए भी होता जी बताना चाहती है क्योंकि मैनिफेस्टो में चुनावी प्रचार के दौरान ये सबसे अहम मुद्दा था। और अगर 10 लाख आवास अब तक आवंटित हो चुके हैं और आगे काम चल रहा है, क्योंकि 18 लाख आवासों की तो बात ही हुई थी, ऐसे में कहीं ना कहीं 2028 की भी ये तैयारी है। इस तरह का रिपोर्ट कार्ड, इस तरह का पत्र अगर पब्लिक डोमेन में आता है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस पर छिटकना चाहिए और निश्चित तौर पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए अगर इसमें कोई गड़बड़ी कांग्रेस को लगती है। क्या कहेंगे शुभांगी जी? जो आपने साधुवाद दूंगा बंसल को, आपने इस टॉपिक को उठाया। बेसिकली ये टॉपिक जो है, जो आवास की बात कही जा रही है, ये राजनीतिक मुद्दा है। मेरे बात को थोड़ा समझिए, दोनों प्रवक्ता हैं राजनीति को छोड़कर आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। दरअसल अचानक वो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है विजय शर्मा जी, वो टी.एस. सिंहदेव को टारगेट क्यों किए? दरअसल आप याद करिए, कुछ ही दिन पहले ओपी चौधरी, एक दमदार बीजेपी के नेता, उन्होंने टी.एस. सिंहदेव के ऊपर आरोप लगाया था कि उनके समय पे मेडिकल कॉलेज पे अगर पैसा सैंक्शन हुआ होता तो आज इतनी दिक्कत नहीं होती, कंस्ट्रक्शन रुक नहीं जाता, काम नहीं रुक जाता, मेडिकल कॉलेज जो सरगुजा का वो खड़ी हो जाती। बिल्कुल। तो 7 दिन नहीं हुआ, दूसरे कद्दावार नेता, बड़े नेता, मजबूत नेता बीजेपी का, वो भी टी.एस. को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं टी.एस. नहीं कर पाए, हम करके दिखाए। यानी कि चुनाव का मौसम, ये जो मानसून है, ये मानसून नहीं है, कहीं ना कहीं से प्री मानसून सावर है। ये चुनाव का जिसके आप जिक्र कर रहे थे, उसी का ही ये झलक है। मानसून से पहले एक बारिश होती है, बौछारें गिरते हैं। तो जैसे टी.एस. सिंहदेव पिछले, आप ही नहीं दिखाए थे, आप ही के चैनल ने दिखाया था कि टी.एस. सिंहदेव एक्टिव हो गए हैं और शायद कांग्रेस के इलेक्शन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। क्या उसी का ये तैयारी है? उसी के लिए टारगेट किया गया? और आप देखिए, मौसम यूं ही नहीं होती, दोनों हमारे प्रवक्ता सुलझे हुए हैं राजनीति को छोड़ के, इसीलिए वो दूसरे मुद्दे पर अच्छा बात कर होता रहे जी हैं। इसमें एक सप्लीमेंट सवाल और है मेरा, एक सप्लीमेंट, फिर आप अपनी बात रखिएगा। पीसीसी चीफ की रेस में भी टी.एस. बाबा की चर्चाएं काफी ज्यादा है।
क्या यही वजह है कि फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए टीएस बाबा? अभी जो कांग्रेस के भीतर खाने चल रहा है कि शायद संगठनात्मक बदलाव निश्चित है। देखिए, दिल्ली में केसी वेणुगोपाल को अगर केरला के मुख्यमंत्री बनते तो छत्तीसगढ़ से 2 दावेदार थे। अब वो तो गए नहीं, सतीश जी को मुख्यमंत्री बना दिया, दिल्ली में वैकेंसी नहीं है। अब जो दिल्ली के नेता हैं और जो छत्तीसगढ़ के नेता हैं, एक पद बचा है, क्योंकि जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा, पिछले बार भूपेश बघेल पीसीसी का अध्यक्ष थे, उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। अभी से यह तैयारियां शुरू कर दी गई है कि जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे, अगर आती है सत्ता पे तो शायद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बिल्कुल, ये बात कह के ये तैयारियां है। तो इसीलिए बीजेपी भी अपना तोप और बंदूक और सब लेकर खड़ी हो गई है। वो भी टारगेट पर रख लिया है, जो सामने आएगा उसके लिए हमारे पास एक तोप है। जी चलिए श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनता को मकान चाहिए, लेकिन दिक्कत ये है शुभांगी जी कि जनता को मकान तो नहीं, लेकिन भाजपा के नेता पत्र वायरल करके फोटो खिंचवा रहे हैं। दूसरा, डबल इंजन की बात सुन के सरकार में इनको जनता ने बैठाया था, अब वही इंजन आपस में एक दूसरे को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो मैं वही आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजनीति से परे उठ के जनता को मकान मिले, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। चिट्ठी विट्ठी लिखना तो चलते रहता है, वो चलेगा, राजनीति में सतत प्रक्रिया है। मकान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है श्रीवास्तव जी? मकान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? क्या बोला आपने? मकान मिल रहा है या नहीं मिल देखिए, रहा है? मकान मैंने तो पहले ही कहा ना कि अगर 10 लाख मकान ये देते तो आज स्थितियां कुछ और रहती। और भी गौरी शंकर जी पूछ रहे थे कि आपके समय में मकान का काम क्यों रुक गया था, जितना बना था और उसके बाद क्यों रुक गया था। मैं आपको बता दूं कि हमारे बहुत से पैसे केंद्र सरकार प्रताड़ित करने के लिए हमें रोक के रखती थी। भैया जानते होता भैया बेहतर, और आप भी जानती, हम लोग ने बहुत बार उस पर डिबेट किया है। तो आज उनका सौतेला व्यवहार जो हमारे प्रति था, उसका भी एक खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ा। ये जनता भी बेहतर जानती है। लेकिन आज गौरी शंकर जी जो कह रहे हैं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि जनता को आपके चिट्ठी से कोई मतलब नहीं है, जनता को आप मकान दीजिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो 10 लाख आवासों की बात अगर बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस इस बात को मानती है कि बन गए होंगे? इस आंकड़े पर आप भी कॉन्फिडेंट हैं? अगर हम सर्टिफिकेट देने वाले कोई नहीं होते, जनता होती है। और अगर जनता को वाकई अगर 10 लाख मकान मिल गए होते, पर श्रीवास्तव तो मुझे जी, लगता ये है कि इतना अहम मुद्दा है। अभी होता जी ने भी समझाया आपको कि इसकी कितनी गंभीरता है। अगर आपको इसको लेकर कंफ्यूजन है तो मुझे लगता है कांग्रेस को इस पर आगे आना चाहिए। पीएम आवास, जैसा कि मैं फिर से दोहराऊंगी, मैनिफेस्टो का पार्ट था, चुनावी मुद्दा था पिछले चुनाव में। तो ऐसे में अगर आपको लगता है कि ये प्रमाण पत्र जनता तो चलिए देगी, 2028 में देगी, आप इस पर बात उठाइए। फिर आप इस मुद्दे को आप चूक कैसे सकते हैं इस मुद्दे को लेकर? नहीं, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लगातार उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आगे हम और उस पर हमारी चर्चा चल रही है। और सरकार को अगर जनता को आवाज नहीं जो मिल रहा है, उसके लिए हम चुप बैठने वाले नहीं है। जब तक जनता को छत्तीसगढ़ में आवाज नहीं दे पाएंगे या नहीं दे रहे, तो हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे शुभांगी जी। चलिए, अच्छी बात है, और लड़नी भी चाहिए। गौरी शंकर जी। अमित जी ने, मैं उस समय आइडिया थोड़ा डाउन हो गया तो ठीक से नहीं सुन पाया। अमित जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार का हमको सहयोग नहीं मिला। भाई, मैं तो कभी नहीं सुना टीएस सिंहदेव जी के मुंह से कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिला। और अगर सहयोग नहीं मिला तो टीएस सिंहदेव जी इस्तीफा देंगे? बड़ी आश्चर्य की बात है। मतलब यहाँ भी अपना पार्टी का ठीक से कम बचाव भी नहीं कर पा रहे हैं, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की स्थिति सांप और छछूंदर जैसी हो गई है इस विषय में। आप स्पष्ट रूप से बोलिए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं था, ये बोलिए कि हमारी नीति नहीं थी, हमारी नियत नहीं थी देने की। ये स्वीकार होगा कि आपकी नियत नहीं थी, आपकी नियत भ्रष्टाचार करने की थी, किसी छिपा नहीं। ये तो मत बोलिए केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही थी। ऐसा इतना बड़ा आरोप लगाकर आप अपने मंत्री, पूर्व मंत्री, अपने कद्दावर नेता को कहीं ना कहीं आप झूठा साबित कर रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफा दिया। दूसरा एक ढेला भी आवास का नहीं रखा गया। बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं मैं, होता जी इस बात का गवाह है। मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे अमित जी, उनका विरोध का धर्म निभाएंगे वो। लेकिन अगर एक भी ढेला रखा होता तो आज ये स्थिति प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नहीं होती।
बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। खुद इनकी पार्टी के नेता भी दबे जुबान से इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमने आवास नहीं बनाया, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। और जब हम काम कर रहे हैं, रोज 1600 आवास बना रहे हैं, एक साल में 6 लाख बना दिए, 10,60,000 से ज्यादा का आंकड़ा दे दिए, लगभग 26,000 करोड़ से ज्यादा का हमने बजट का प्रावधान रखा। उसके बाद भी अगर कांग्रेसी नकारेंगे कुछ नहीं हुआ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको बड़ा दूरबीन देने की आवश्यकता है, जिससे विकास को देखें। राजनीति के चश्मे से हटाकर विकास अगर इनको दिखाई नहीं पड़ता, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी दुर्गति कांग्रेस पार्टी का और कुछ नहीं हो होगी। तो आपकी जो ये बात है और आवास के जो आंकड़े हैं, मिल रहा है जिनको मिल रहा है, जी गौरीशंकर जी, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आवास के जो ये आंकड़े हैं, आवास में जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी ये सारी चीजें धरातल पे है। विकास खोजने के नाम से एक नौटंकी कांग्रेस पार्टी के नेता करते हैं। वो निकल कर देखे, गांव-गांव जाए, लोगों की सारी फोटो के साथ में सारी चीजें अपलोड है, एक एक आंकड़ा हमारे पास में। इस बात को कोई नहीं झुटला सकता। हो सकता है कांग्रेसी झुटला दे, लेकिन जिन गरीब को आवास का अधिकार मिल रहा है, निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा। चलिए ठीक है, मेरे पास समय कम है जी। अमित जी, लास्ट रिएक्शन 10 सेकेंड। देखिए, ये विकास की बात कर रहे थे। निश्चित तौर पे अगर विकास ही करते तो मैं बड़े दिल से इनका सम्मान, इनको धन्यवाद देता। लेकिन गौरी शंकर जी, हमें दूरबीन की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आप जबरदस्ती जो विकास दिखाना चाह रहे हैं, और जो लगातार आपको महंगाई बढ़ती हुई नहीं दिख रही है, मुझे लगता है भाजपा के नेताओं को मोतियाबिंद हो गया है, शायद उन्हें बढ़ती हुई महंगाई नहीं दिख रही है। चलिए, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इससे पहले हम आवाज से हटकर किसी और मुद्दे पर जाएं, मैं इस डिबेट को यहीं क्लोज करूंगी। वक्त मेरा पूरा हुआ, वो महंगाई पे आ गए। लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जाए कि विकास बनाम राजनीतिक प्रचार की जो चर्चा इस पत्र ने, बिल्कुल मेरे पास वक्त और होता तो हम जरूर इस पर चर्चा करते हैं, और महंगाई के मुद्दे पर फिर किसी दिन बैठेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि ये पत्र क्या राजनीतिक संदेश लेकर आया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई है। टीएस बाबा का जिक्र एक बार फिर हो रहा है छत्तीसगढ़ की राजनीति में। लेकिन देखना होगा कि पीएम आवास के आंकड़े कितनी खलबली मचाते हैं। इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।